हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। एक बार जल्दी से सभी लोग आ जाइए, फटाफट से सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए क्लास को। एक बार जल्दी से फटाफट से सभी लोग आ जाइए जी। ऑलमोस्ट क्लास आपकी लाइव हो गई है। एक बार फटाफट से आ जाइए। कल आपकी क्लास नहीं हुई थी, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं। थोड़ा सा बुखार है, थोड़ा सा फीवर है यार, इस वजह से कल आपकी क्लास में नहीं करवा पाया था। बट फिर दोबारा से बैक टू वर्क, आज दोबारा से आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है। मगर हो सकता है एक आध दिन बीच में डिस्टर्ब रहे आपकी क्लास, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत नासाज है। बेहतर नहीं है तबीयत, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि फुल फिट एंड फाइन है। थोड़ी सी तबीयत ख़राब ही है। कभी बुखार चढ़ रहा है तो कभी भाई साहब गर्मी ज़्यादा लगने लग जाती है। वॉमिटिंग वॉमिटिंग भी हो रही है। इसी वजह से क्लास थोड़ी सी हो सकता है कि एक आध डिस्टर्ब रहे, तो प्लीज़ मैनेज कर लेना और कॉपरेट कर लेना। मगर फिर भी कल आपकी क्लास मैंने यूट्यूब पे तो नहीं करवाई थी, एप्लीकेशन पे करवा दी थी। रात 9:15 के आसपास 9:25 पे मैंने क्लास शुरू करवाई थी कल रात को। ठीक है, चलिए एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए फटाफट से। जो भी विद्यार्थी जुड़ गए हैं, कहाँ पर हो सारे? ठीक, चलिए आप लोग जुड़ते रहिए क्लास में। मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास। चलिए, आप सभी लोग जानते हैं कि क्या क्या पढ़ने के लिए मिलेगा आपको मेरी क्लासेस में। देखिए सर, मैं पूरी जीएस कवर अप करने की कोशिश करता हूँ, मगर मेनली मेरा टारगेट रहता है इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। इसके अलावा स्टैटिक जी के एक बहुत बड़ा टॉपिक आप मान सकते हैं कि बहुत बड़ा एक टॉपिक है। ठीक, इसके अलावा मेरा टारगेट रहता है इंडियन हिस्ट्री और करंट अफेयर्स। ये चार मुख्यतः मेरे टारगेट रहते हैं कि भाई आपको मैं करवा दूं। और लगभग अगर आप इतना करके चले जाएंगे ना किसी भी एग्ज़ाम में, तो मान लीजिए कि आपने 75% के आसपास काम कर लिया है। मैं मानता हूँ ज्योग्राफी का सेक्शन, साइंस का सेक्शन, इकोनॉमिक्स का सेक्शन इंपॉर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से, मगर फिर भी इतने से आपका काम चल जाएगा अच्छा खासा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास फटाफट से। आपको मेरी दो क्लासेस मिल जाएंगी, एक वाईफाई स्टडीज़ 2.0 चैनल पे और एक वाईफाई स्टूडियोज़ चैनल पर। इसके अलावा ये रहेगा रिपोर्ट एंड विन, ये दोबारा से स्टार्ट किया गया अनअकैडमी के द्वारा। मान लीजिए कोई आपको इन अप्रोप्रिएट कंटेंट प्रदान कर रहा है। इन अप्रोप्रिएट का अर्थ क्या रहेगा सर? संवेदनशील ऐसा मुद्दा जिसकी चर्चा करना ज़रूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, और वो चर्चा कर रहा है खड़े होकर, तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं और विन कर सकते हैं, आपको मिल सकते हैं प्राइजेस। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा ये रहेगा सफलता बैच। इस बैच में एनरोल करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए आपको यूज़ करना होगा एक कोड जो कि रहेगा CM10। अगर आपने ये कोड इस्तेमाल कर लिया तो आप मान लीजिए कि आपको डिस्काउंट मिलना निश्चित है। ज़बरदस्त डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ये आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश हर चीज़ प्रोवाइड करवा दी जाएगी इस बैच में। क्लियर? चलिए जी, इसके अलावा ये रहेगा आस्क का डाउट बाय अनअकैडमी। यदि आपका डाउट है और आप चाहते हैं उस डाउट को क्लियर करना, तो इस प्रोसेस को फॉलो करके अनअकैडमी लर्नर एप्लीकेशन पे आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा ये रहेगा रेज योर हैंड। आप देख सकते हैं मेरे साइड में आपको एक ऑप्शन यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि भाई अगर आपका चलती हुई क्लास में कोई डाउट आ गया तो आप रेज योर हैंड का ऑप्शन यूज़ करेंगे। ये आपको एप्लीकेशन में साइड में मिल जाएगा ऑप्शन, और उस ऑप्शन का इस्तेमाल करने के बाद आपका डाउट एक्सेप्ट कर लिया जाएगा एजुकेटर के द्वारा और वो आपका डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, अनअकैडमी लर्नर एप्लीकेशन पे ये आपको एक फीचर नज़र आएगा। इसके अलावा ये रहेगा अनअकैडमी के द्वारा करवाया जाने वाला कॉम्बैट। एवरी संडे दोपहर 12 बजे ये कॉम्बैट करवाया जाएगा। 40 सवालों के जवाब आपको देने हैं। ये 40 क्वेश्चंस के जवाब आपको देने हैं 50 मिनट में। हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में ये अवेलेबल है। फ्री रजिस्ट्रेशन है, कोई पैसा नहीं चुकाना है। बस रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको ये कोड डालना होगा CM10। अगर ये कोड नहीं डाला तो आपको इशू रहेगा। संडे दोपहर 12 बजे तो ज़रूर यूज़ कीजिए। क्लियर? और पार्टिसिपेट कीजिए, स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी 1 करोड़ तक आपको। इसके अलावा अभी आपने बैच देखा था कि भाई वो बैच था, उस बैच का प्राइस क्या रहेगा सर? ये आपके सामने लिखा है 7800, मगर ये प्राइस आपको पे नहीं करना है। क्लियर? एक तो इसमें आपको एडिशनल 24 मंथ दे रखे हैं, आपको एक्स्ट्रा मंथ्स भी मिलेंगे पढ़ने के लिए। तो ये 24 मंथ की जगह 32 मंथ आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा, और आपको ये प्राइस भी पे नहीं करना है अगर आपने यूज़ किया मेरा कोड CM10। अगर आपने मेरा कोड यूज़ किया CM10 तो आपको इस पर भी डिस्काउंट मिल जाएगा 10% का। मतलब ये जो 325 रुपये प्रति माह देकर आप किसी भी कोर्स में एनरोलमेंट कर सकते हैं SSC कैटेगरी के जो आपके सामने हैं, इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये भी आपको लगभग 290-94 के आसपास पड़ेगा प्रति माह पर मंथ। क्लियर? ये कुछ अन्य और रहेंगे 12 महीने के, 6 महीने के, तो इसे भी याद रखना। बस याद रखना कोड क्या यूज़ करना है, कोड यूज़ करना है CM10। ठीक है, ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। जो बच्चे कल मौजूद थे उन्हें याद होगा ये सवाल मैंने पढ़ाया था। पूरे नहीं हो पाए थे क्वेश्चंस, इसीलिए सारे करवाने की कोशिश है मेरी। कहाँ पर हो आज? मुझे लग रहा है छुट्टियाँ चल रही हैं तुम्हारी। कहाँ पर हैं जी आप सभी लोग? चलिए एक बार क्लास को जल्दी से शेयर कीजिए फटाफट से।
एक बार क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए फटाफट से सभी लोग मिलकर। सुशील कुमार योगी जी, दीपांशी सिंह जी, सी बॉयस, पारुल जी, बहुत बहुत स्वागत है। वासु पांचाल, कोमल जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए कल एप्लीकेशन पर जब क्लास ली थी तो केवल 20 क्वेश्चन हो पाए थे। मेरी कोशिश रहेगी कि थोड़ा रैपिड फायर तरीके से आपको ज़्यादा क्वेश्चंस करा दिए जाएं। चलिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु क्या है, उसकी रिटायरमेंट एज क्या है, सवाल यहाँ पर यह है, जल्दी जवाब दीजिए। अगर हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज पूछ जाए तो कितनी बोलेंगे आप? सर इस सवाल का जवाब रहेगा 62 साल, 62 ईयर्स। अगर हाई कोर्ट के जज की पूछ जाए तो 62 साल, सुप्रीम कोर्ट के जज की पूछ जाए तो 65 साल, 65 ईयर्स। और जज बनने की मिनिमम एज कितनी है, मतलब क्या होनी चाहिए आपकी आयु कि आप सुप्रीम कोर्ट में जज बन पाएँ? तो नो एज मैटर, मतलब नो एज लिमिट आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि जज बनने की कोई एज लिमिट नहीं है सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में। मैं आपको बता रहा हूँ ये, मगर सेवानिवृत्त आयु कितनी है? तो सेवानिवृत्त आयु रहेगी 65 साल। इसके साथ साथ मैंने कल बहुत सारे सवाल आपको और भी पढ़ाए थे, जैसे पहले कौन थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये वाला पॉइंट बताया था, HJ कानिया वाला। इन सभी चीज़ों को भी मैं आपको आगे और एक बार समझा दूंगा ताकि अच्छी तरह आपको और पॉइंट एक बार रिवाइज हो जाए, समझ आ जाए। 50 सवाल थे, 20 ही हो पाए थे, इसीलिए मैं इनको ही लेकर आया हूँ आज दोबारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए जल्दी से। अच्छा कोई छुट्टी वुट्टी है क्या भैया तुम्हारी? जैसे वो स्कूल, मतलब याद होगा आपको कि स्कूल जाया करते थे हम, तो जब स्कूल के बाहर खड़े होते थे ना, कभी कभी भीड़ नहीं दिखती थी कि बच्चा नहीं है, मतलब यार वो तो आया नहीं और भीड़ भी नहीं लग रही आज, कोई बहुत स्टॉल वाला भी नहीं खड़ा हुआ है, आज तो ऐसा लगता है छुट्टी है। फिर जब अंदर जाते थे तो पता चलता था भाई साहब क्लासेस शुरू हो गई, हम ही लेट हो गए पहुंचने में। तो उसी प्रकार से मुझे लग रहा है कि आज छुट्टी वुट्टी मना रहे हैं ये सभी लोग। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एक सवाल आपसे और पूछूंगा, कल वो नहीं पूछा था, वो दोबारा पूछ लेते हैं आज। सवाल है, फेडरल कोर्ट के अंतिम जज कौन थे? फेडरल कोर्ट के अंतिम जज कौन थे? फेडरल कोर्ट के, चलिए फेडरल कोर्ट के अंतिम जज कौन थे? एक सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, हु इज द लास्ट जज ऑफ फेडरल कोर्ट? फेडरल कोर्ट के अंतिम जज कौन थे? दो सवाल आपकी स्क्रीन पर हैं, दोनों सवालों के जवाब देने की कोशिश कीजिए। संघीय न्यायालय कहेंगे हिंदी में, इसे क्या कहेंगे? इसे हिंदी में कहेंगे संघीय न्यायालय, ठीक। तो संघीय न्यायालय कहेंगे इसे हिंदी में, ये पॉइंट याद रखना। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है HJ कानिया। पूरा नाम था हीरालाल जे कानिया। भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो सर यही बने थे, HJ कानिया, हीरालाल जे कानिया ही भारत के पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे। एक पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट ये बनता है कि फेडरल कोर्ट के लास्ट चीफ जस्टिस कौन थे? लास्ट चीफ जस्टिस कौन थे? एक इस पॉइंट का जवाब दीजिए। इसके अलावा एक सवाल ये बनता है कि भाई पहले कौन थे जिनकी डेथ हो गई थी? ऐसे कौन से पहले चीफ जस्टिस थे? CGI थे जिनकी डेथ हो गई थी, तो उनका नाम था HJ कानिया ही। इसके अलावा ऐसे कौन से सेकंड चीफ जस्टिस थे जिनकी डेथ हो गई थी? तो उनका नाम था सभ्यसाची मुखर्जी। उनका नाम था सभ्यसाची मुखर्जी। ऐसे दूसरे चीफ जस्टिस थे जिनकी डेथ हो गई थी। इसके अलावा एक सवाल और पूछता है, सबसे लंबे समय तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रहे? तो उस सवाल का सही जवाब आप देंगे YV चंद्रचूड़। लॉन्गेस्ट टैन्योर किसका रहा? तो YV चंद्रचूड़ का, YV चंद्रचूड़ का लॉन्गेस्ट टैन्योर रहा, सबसे लंबे समय तक ये भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। कितने सालों तक? 7 ईयर्स। कितने सालों तक? 7 ईयर्स तक। कल आपको याद होगा सुशील कुमार जी, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि शॉर्टेस्ट टर्म तक कौन रहा? अब इस सवाल का जवाब दीजिए जल्दी से फटाफट। सबसे कम समय तक भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन रहा? शॉर्टेस्ट टैन्योर तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किसने कार्य किया? फेडरल कोर्ट के अंतिम कौन थे? सर यही थे, HJ कानिया ही थे। HJ कानिया ने फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में, मुख्य न्यायाधीश के रूप में कब शपथ ली थी? सर शपथ इन्होंने ली थी चीफ जस्टिस के रूप में, मुख्य न्यायाधीश के रूप में 14 अगस्त 1947 को। कब शपथ ली थी? 14 अगस्त 1947 को शपथ ली थी हीरालाल जे कानिया ने, HJ कानिया ने मुख्य न्यायाधीश बनने की फेडरल कोर्ट के संघीय न्यायालय के। क्या यहाँ तक किसी का किसी पॉइंट में कोई डाउट है? फटाफट से सभी पॉइंट क्लियर हो गए?
कोई संघीय न्यायालय के बारे में जानता है या फिर जानना चाहेगा? फटाफट आप जो जानते हैं, जो जानना चाहेंगे मुझे बता दीजिए, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं। संघीय न्यायालय के बारे में आप लोग जानते हैं। चांदनी सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, हीरालाल जय कान्या ही थे, ठीक। जितने पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पर लिखे हैं सभी समझ आ गए। मैं अलग पेन से मार्क कर देता हूँ कि कौन सा फैक्ट कौन सा है। सर देखिए, शॉर्टेस्ट टेन्योर आप पहला मान लीजिए, इसका आंसर आप करेंगे। सेकंड क्वेश्चन मान लीजिए, सबसे लंबे समय तक कौन रहा था? लॉन्गेस्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लॉन्गेस्ट टेन्योर, सबसे लंबे समय तक कौन रहा था? लॉन्गेस्ट टेन्योर के लिए कौन रहा था? वाई.बी. चंद्रचूड़। अंतिम लास्ट फेडरल कोर्ट के लास्ट चीफ जस्टिस कौन थे? H.J. कानिया ही थे। किस दिन शपथ ली थी? तो आप जवाब देंगे सर, किस दिन शपथ ली थी? तो आप जवाब लेंगे सर, शपथ ली थी इन्होंने 14 अगस्त 1947 को। फेडरल कोर्ट वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। तो मतलब 1 2 तीसरा पॉइंट ये क्लियर हो गया फेडरल कोर्ट वाला। चौथा पॉइंट बनता है कि अभी कौन से, मतलब डेथ जिनकी हुई थी पहले वो कौन से थे? तो चौथा हो गया, जिनकी सबसे पहले डेथ हुई थी वो थे। सेकंड डेथ होने वाले कौन थे? पांचवा पॉइंट ये हो गया। इसके अलावा बस काम चल जाएगा इतने में, ठीक है। संघीय न्यायालय का अर्थ किसी को नहीं पता तो बताइए, मैं समझाता हूँ, मैं समझा ही देता हूँ। ऐसे भी फेडरल कोर्ट एक बार रब कर देता हूँ इसे सारे को, फिर समझाता हूँ। फेडरल कोड क्या था? फेडरल कोड का अर्थ क्या था? देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 लाया गया। क्या लाया गया? भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पे 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। आपसे जगह पूछ सकता है वो, ठीक है, आपसे जगह पूछ सकता है, आपसे प्लेस पूछ सकता है कि कहाँ पर संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, फेडरल कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट कहाँ पर की गई। 4 ऑप्शन देगा, आपको जवाब देना पड़ेगा कि क्या उस सवाल का जवाब है, ठीक है। तो अगर सवाल आपसे पूछ जाए कि भाई फेडरल कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के आधार पर की गई, फेडरल कोर्ट की स्थापना जिसे हम क्या कहेंगे? संघीय न्यायालय। हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे संघीय न्यायालय। स्थापना कब की गई? 1 अक्टूबर 1937 को। कहाँ पर की गई? दिल्ली में। कहाँ पर की गई जी? स्थापना की गई दिल्ली में। ऐसे आप दिल्ली लिख लीजिए। अब सवाल आता है फेडरल कोर्ट था क्या? व्हाट इज फेडरल कोर्ट? ये फेडरल कोर्ट क्या था? सर फेडरल कोर्ट का अर्थ है कि इसकी एक ब्रांच दिल्ली में बनाई गई और इसकी एक ब्रांच बनाई गई लंदन में। एक ब्रांच कहाँ बनाई गई? एक ब्रांच इसकी बनाई गई लंदन में, ठीक है। फेडरल कोर्ट का अर्थ है, संघीय न्यायालय का अर्थ है कि एक ब्रांच दिल्ली में, एक ब्रांच लंदन में। जो फैसला दिल्ली में दिया गया है उस फैसले को चुनौती दी जा सकती है लंदन में। संघीय, फेडरल का अर्थ आप जानते ही हैं कि भाई पावर का डिवीजन बोल रहा है, वो इक्वली तरीके से बांटा गया है और शक्ति को बांटने की वो बात कर रहा है एक तरीके से। तो फेडरल न्यायालय संघीय न्यायालय की बात कर रहा है, एक ब्रांच दिल्ली में, और दिल्ली में दिए गए फैसले को चुनौती कहाँ दी जा सकती है? लंदन के प्रीवी काउंसिल में। इसका नाम क्या रखा गया था? इसका नाम रखा गया था लंदन का प्रीवी काउंसिल। कहाँ चुनौती दी जा सकती है? लंदन के प्रीवी काउंसिल में इसे चुनौती दी जा सकती है और इसके फैसले को पलटा जा सकता है कहाँ? दिल्ली के अंदर। पॉइंट क्लियर हुआ? ये अर्थ समझ आ गया आपको? एक सवाल आपके लिए छोड़ देता हूँ, फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे फेडरल कोर्ट के? फेडरल कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? चलिए इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करना। एक सवाल और बनता है यहीं पर, सवाल एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई जम्मू कश्मीर के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे या फिर उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कौन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जो जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। सवाल दोबारा से सुन लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैड अ पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन जम्मू एंड कश्मीर? ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जम्मू कश्मीर के जो आगे जाकर भारत के मुख्य न्यायाधीश बने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? चंद महाजन यहाँ पर लिखा है, पूरा नाम था इनका मेहरचंद महाजन। कल ये क्वेश्चन पढ़ाया था, मेहरचंद महाजन, मेहरचंद महाजन। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, एक तो फेडरल कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे और एक शॉर्टेस्ट टर्म के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। शॉर्टेस्ट टर्म के लिए
भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? किसी का कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या परेशानी? चलिए फटाफट से। टेक्निकल सचिन पंडित जी, क्या हो गया सर? पृथ्वीकांत, मतलब क्या आप पूछना चाह रहे हैं सर? टेक्निकल सचिन पंडित जी, मतलब किस आधार पे क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? कब होगा, कब हुआ, कहाँ होगा, क्या पूछना चाह रहे हैं? ठीक, और पॉइंट्स को जोड़ो। ठीक, चलिए ये वाले सभी पॉइंट क्लियर हो गए, उम्मीद करूंगा सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। टोटल नंबर ऑफ अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिस आधार पे ये दे रखा है, जो उसमें मैक्सिमम है उसमें से जवाब दे दीजिए। 105 हो गए, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक, इस सवाल का सही जवाब यहाँ से क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब होगा यहाँ से 101। इस आधार पे जवाब दे रहा हूँ। ठीक, इस आधार पे सवाल का जवाब 101 होगा। वैसे 105 आप सभी लोग जानते हैं। ठीक, 106 वाला भी आप जानते होंगे, 106 भी हुआ मेरे ख्याल से हाल फिलहाल वाला। ठीक, अब इसके बारे में अगर हम बात करें, 101 के बारे में अगर हम बात करें, तो 101 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है? जीएसटी के बारे में। जीएसटी के लिए अगर अमेंडमेंट की हम बात करें, संविधान संशोधन की, अमेंडमेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन। तो भाई अमेंडमेंट की अगर हम बात करें, संविधान संशोधन की हम बात करें, तो अमेंडमेंट कौन से नंबर का था? जीएसटी 101। इसके लिए बिल कौन सा पेश करवाया गया था? इसके लिए बिल पेश करवाया गया था 122 नंबर का, 22 नंबर का इसके लिए बिल पेश करवाया गया था। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? 1 जनवरी 2017 को जीएसटी भारत में लागू हुआ। सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? तेलंगाना में। सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? तेलंगाना में। तेलंगाना भारत का राज्य कब बना? तो तेलंगाना भारत का राज्य बना था 2 जून 2014 को। क्लियर? सारे पॉइंट्स को अलग अलग करके लिख लेना, हर एक पॉइंट का अपना एक इम्पॉर्टेंस है, हर एक पॉइंट की अपनी एक महत्वपूर्णता है। इसके अलावा जीएसटी का जो बिल था वो सबसे पहले किस राज्य में पास हुआ था? बिल पास्ड। सबसे पहले बिल किस राज्य से पारित हुआ था, पास्ड हुआ था? तो सबसे पहले बिल पास हुआ था असम से। कब हुआ था? 12 अगस्त 2016 को। 12 अगस्त 2016 को सबसे पहले जीएसटी का बिल पास हुआ था असम से। असम के मौजूदा मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत बिस्वास शर्मा आपको मिल जाएंगे अभी मौजूदा समय में असम के मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। इसके अलावा अगर हम बात करें और चीज़ों को लेकर जीएसटी से ही संबंधित, तो जीएसटी में आपको और क्या मिल जाएगा? भारत किस प्रकार का जीएसटी फॉलो करता है? ड्यूअल जीएसटी फॉलो करता है भारत। ड्यूअल जीएसटी का अर्थ क्या है? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सेंटर जीएसटी की बात कर रहा है, स्टेट जीएसटी की बात कर रहा है। ये ड्यूअल जीएसटी का तरीका भारत ने किस देश के संविधान से उधार लिया है? तो भारत ने ये तरीका उधार लिया है कनाडा के संविधान से। एक पॉइंट ये हो गया। इसके अलावा जीएसटी से पहले भारत में क्या मौजूद था? वैट मौजूद था। वैट की फुल फॉर्म क्या है? वैल्यू एडिड टैक्सेस। वैट की फुल फॉर्म क्या है? वैल्यू एडिड टैक्सेस रहेगी वैट की फुल फॉर्म। वैट सबसे पहले भारत में कहाँ लागू हुआ था? तो वैट सबसे पहले लागू हुआ था हरियाणा में। ठीक है जी, वैट सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? हरियाणा में। मौजूदा समय में किन किन चीज़ों पर वैट लगा हुआ है? तो सर मौजूदा समय में जिन जिन चीज़ों पर वैट लगा हुआ है उसमें आप रखेंगे पेट्रोल को, और उसमें आप रखेंगे वाइन को, शराब को। क्लियर? और भी बहुत सारे पॉइंट बनते हैं जीएसटी के संदर्भ में, मगर इतने से आपका काम चल जाएगा। क्या और पॉइंट बताने की आवश्यकता है? आप एक साथ लिखना चाहते हैं या सफिशेंट है? चलिए एक बार फटाफट से कमेंट कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए। पता नहीं, मुझे लगता है देखो पता है जब हम देखते हैं ना कि फॉर्म कितने भरे गए, 2 करोड़ फॉर्म भरे गए, 50 लाख फॉर्म भरे गए 5,000 नौकरियों के लिए, तो हम डर जाते हैं। हमें पहले तो दिमाग में, माइंड में यही डर रहता है कि यार 50 लाख फॉर्म भरे गए हैं 5,000 नौकरियों के लिए, मेरा तो कैसे ही होगा। सर आपके होने के चांसेस पता है ज़्यादा क्यों हैं? क्योंकि आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं सर, 10 दिन चलते हैं वो, 11वें दिन मेरे प्राइवेट ही कर लूँगा। तो ये जो 11वें दिन प्राइवेट करने वाले हैं ना, इनकी संख्या पता है कितनी मिलेगी? 49 लाख। 50 लाख में से इनकी संख्या कितनी मिलेगी? 49 लाख संख्या मिलेगी सर इनकी 50 लाख में से। अब आप खुद समझ सकते हैं, फिर 1 लाख में 5,000 में तो आना है, और फिर 1 लाख में से भी 5,000 में उनमें आना है। तो सर 1 लाख में तो वो भी बच्चे हैं जो 50 दिन पढ़ते हैं केवल, फिर वो सोचो नहीं हो पाएगा।
तो सर 50,000 में से ही 5,000 में आना है केवल, तो आसान है। ठीक, मैं गारंटी से कह रहा हूँ 49 लाख स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे सर, कोई बच्चा तो ऐसे ही माँ बाप के प्रेशर में भर दे, फॉर्म भर दे, तो ये वाले तो ज़्यादा मिलेंगे। ठीक, उम्मीद करूंगा सारे फैक्ट सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, इस सवाल को मिस करते हैं, स्किप करते हैं। ठीक, अगला सवाल देखिए, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। चलिए, संसद के निचले सदन में सीटों की कुल संख्या क्या है? ऐसा नहीं है उस सवाल को स्किप करने की कोई आवश्यकता थी, बहुत बेसिक क्वेश्चन था इसलिए स्किप कर दिया। ठीक, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के निचले सदन में सीटों की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या कितनी है, सवाल यहाँ पर यह है। हरियाणा जीएसटी वाला क्वेश्चन बता दो। ठीक है जी, मैं बता दूंगा। मैं प्लान कर रहा हूँ पॉपुलेशन पढ़ाने का, सैनेसस पढ़ाने का। ठीक, सैनेसस पढ़ाऊंगा मैं, हो सकता है आज रात को ही पढ़ाऊँ सैनेसस, मतलब मिक्स क्वेश्चंस हैं मगर सैनेसस आधारित क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप कोशिश करना क्लास में ज़रूर आना, रात 8 बजे वाली क्लास जो है उसमें भी आप ज़रूर आइएगा, या तो सैनेसस या स्पोर्ट्स या कोई और कैटेगरी। बहुत अच्छे क्वेश्चंस रख रखे निकाल के, 50 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस, 545। भास्कर जी बहुत बढ़िया, उम्दा। खालिद हुसैन जी भी बोल रहे हैं 545। देखिए दिक्कत क्या है, रात को पढ़ाया ये वाला सवाल, ठीक है, आप लोग आते नहीं एप्लीकेशन पे क्लास लेने, तभी यहाँ भी पढ़ाना पड़ रहा है। चलिए, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के निचले सदन में कुल सीटों की संख्या कितनी है, समझते हैं जी, विस्तार से समझ लेते हैं, क्योंकि ताकि आपको दोबारा कोई ये ना बोल पाए कि आप गलत बता रहे हैं। ठीक है, इसीलिए एक बार समझ लेते हैं, विस्तार से समझ लेते हैं, काम खत्म कर देते हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स अगर इस आधार पे बात करें सर, सवाल का जवाब ये है। सवाल का जवाब क्या है? 552। अब 552 कैसे चैलेंजेबल है, कैसे डाउटेबल है, क्या उसमें दिक्कत है, क्या उसमें समस्या है, विद्यार्थी क्यों उस सवाल के जवाब को गलत मान रहा है, इसको समझते हैं। ठीक, सवाल का सही जवाब मैंने क्या बोला? मैंने बोला सर सवाल का सही जवाब है 552। विद्यार्थी बोलेगा नहीं, गलत बता रहे हैं सर। ये 552 में से 2 सीटों को निकाल दीजिए। कौन सी 2 सीटें हैं? ये 2 सीटें वो हैं जिसे हम बोलते हैं आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन। ये 2 सीटें कौन सी हैं? ये 2 सीटें वो हैं एंग्लो इंडियंस वाली, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं हिंदी में आंग्ल भारतीय। अब आंग्ल भारतीय कौन होते हैं सर? अब ये आंग्ल भारतीयों के बारे में भारत के संविधान में कहाँ लिखा हुआ था? तो देखिए, भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 331 ये कहता था कि 2 एंग्लो इंडियंस को कौन नॉमिनेट करेगा? राष्ट्रपति। 2 एंग्लो इंडियंस को कौन नॉमिनेट करेगा? तो सर इन्हें नॉमिनेट किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। इन्हें कौन नॉमिनेट करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा। ऐसा कोई विद्यार्थी है, मतलब मैंने एंग्लो इंडियन आपको पढ़ा रखा है पहले या नहीं? एंग्लो इंडियन पूरा पढ़ा देता हूँ मैं, पर वो ऑप्शंस में नहीं है। 545 नहीं आएगा सर, 545 नहीं दे सकते आप। इस सवाल का जवाब 545 नहीं जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स बोल रहा है वो, टोटल नंबर ऑफ सीट्स। किसी ने ऐसा कोई है जिसने एंग्लो इंडियन पढ़ रखा है? जल्दी से बताइए। हाँ भास्कर जी, मैं आपकी बात तो समझ गया, आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाओं को मैं समझ रहा हूँ। ऐसा कोई है जिसको मैंने एंग्लो इंडियन पढ़ाया? जैसे आपने देखा होगा एनजेक वाला मैंने पूरा टॉपिक पढ़ा दिया, कोलिजियम वाला। तो आप लोगों ने एंग्लो इंडियंस पढ़ रखा है मेरे से, कभी पढ़ा है आपने एंग्लो इंडियन या नहीं? फटाफट कमेंट कीजिए, या एंग्लो इंडियन पढ़ा दूँ। 5 मिनट का कार्य है केवल, 5 मिनट में पूरा निपट जाएंगे। पीसीएस तक लिख पाओगे आप एंग्लो इंडियन में, मैं गारंटी दे रहा हूँ, 100% श्योरिटी, 100% की। कोई तुम्हें चुनौती दे जाए उस एंग्लो इंडियन में तो भाई साहब छोड़ दूंगा पढ़ाना। ठीक, जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए, थोड़ा सा इतने में तो टाइम निकल जाएगा यार। यस, हाँ पढ़ रखा है, चलिए फिर बहुत बढ़िया, पढ़ रखा है तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बात है, सही है। तो देख लीजिए 552 सीटें थी, 2 एंग्लो इंडियंस आपने निकाल दी है। मैंने सवाल का जवाब क्या मार्क किया है? 552 ही मैंने सवाल का जवाब मार्क किया है, क्योंकि वो टोटल नंबर ऑफ सीट्स पूछ रहा है इन द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। कुल मिला के सीटों की संख्या कितनी थी? 552 थी। 552 में यहाँ 552 एक्सेप्ट कीजिए, उसके बाद एक्सप्लेनेशन ये हो गई कि 2 एंग्लो इंडियंस, आंग्ल भारतीयों को हटा दिया गया है, भारत के संविधान से निकाल दिया गया है, इनको रिजर्वेशन था लोकसभा के अंदर। ऐसी बात लिखी हुई थी आर्टिकल नंबर 331 में, 331 में। अच्छा एंग्लो इंडियन बता दीजिए। ठीक है, चलिए सुशील कुमार जी, भास्कर जी, आपने 2-4 चीज़ें कम ही पढ़ी हैं, उनको और समझा देता हूँ मैं, नोट कर लीजिए। चलिए टॉपिक, मतलब इस क्वेश्चन को ही समझ लीजिए फटाफट। ठीक है, एक बार समझ लीजिए, एंग्लो इंडियन टॉपिक डाल लीजिए। 2-4 चीज़ें आपको एडिशनल से और समझा देता हूँ।
ताकि आपको दोबारा ये वाला डाउट नहीं आएगा कि यार ये व्हाट इज एंग्लो इंडियन, अब ये कौन सा नया सरदर्द आ गया हमारी जान को, तो उस जान को आज खत्म कर लीजिए फटाफट से। मतलब सवाल को ही समझा रहा हूँ, सवाल को समझाते हुए मैं एक टॉपिक समझा देता हूँ। एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय। एंग्लो इंडियन हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे आंग्ल भारतीय। भारत के संविधान में एंग्लो इंडियन के बारे में कहाँ पर लिखा हुआ था? आर्टिकल नंबर 331 में। एंग्लो इंडियन के बारे में भारत के संविधान में कहाँ लिखा हुआ था? आर्टिकल नंबर 331 में लिखा हुआ था कि कितने एंग्लो इंडियंस को राष्ट्रपति नॉमिनेट कर सकता है? 2 एंग्लो इंडियंस को राष्ट्रपति नॉमिनेट कर सकता है। कितने एंग्लो इंडियंस को? तो भाई 2 एंग्लो इंडियंस को राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट नामांकित कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है। राष्ट्रपति, क्लियर। प्रेसिडेंट, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट 2 एंग्लो इंडियंस अपॉइंटेड इन लोकसभा। क्या कंपल्शन है? करना ही पड़ेगा या नहीं? पहले तो ये बताइए फटाफट से, क्या कंपल्शन है? एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करना ही पड़ेगा, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस है, ऐसी कोई बाउंडेशन थी क्या? हाँ मैं मान रहा हूँ भारत के संविधान से एंग्लो इंडियंस को हटा दिया गया, तभी तो पढ़ रहे हैं। हटा दिया गया तभी पढ़ रहे हैं, नहीं हटाया होता तो पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती हमें। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय, आर्टिकल नंबर 331, 2 एंग्लो इंडियंस कौन करता है? राष्ट्रपति। क्या कंपल्शन थी करने की? नहीं सर। क्या कंपल्शन थी करने की या नहीं, उस क्वेश्चन का आप जवाब दोगे नो। और अगर आपसे कोई पूछता है कि क्यों नो, भारत के संविधान में लिखा हुआ है, कैसे अवेलना कर सकते हो, आप कैसे मना कर सकते हो? मतलब ऐसा कोई बोले आपसे कि भाई आप कैसे मना कर सकते हो, तो आप जवाब दोगे सर सन 2014 भारत के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। सन 2014 भारत के प्रधानमंत्री बने कौन? भारत के प्रधानमंत्री बने सर नरेंद्र मोदी जी। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एंग्लो इंडियंस नॉमिनेट करवाए नहीं सर। अब यहाँ पे कन्फ्लिक्ट आता है, यहाँ पे डाउट आता है कि किसके पास सही मायने में शक्ति है एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करने की। तो यहाँ दोबारा समझिए, आर्टिकल नंबर 331 क्या कहता है? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, ऐसे लिख लेना भाई पॉइंट बना के, अच्छे से लिख लेना, पॉइंट बना के ऐसे स्टार डाल के बना के लिख लेना। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट अपॉइंट एंग्लो इंडियंस। प्रेसिडेंट अपॉइंट एंग्लो इंडियंस। सर क्या हुआ? भारत के प्रधानमंत्री बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हिंदी में क्या बोलेंगे? मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद ने नाम का सुझाव ही नहीं दिया, ये बोला ही नहीं राष्ट्रपति को कि इन दोनों को नॉमिनेट कर दीजिए आप एंग्लो इंडियन के रूप में, आप बना दीजिए एंग्लो इंडियन। कितने महीने तक नहीं बोला? 15 महीने तक, 15 मंथ्स तक बोला ही नहीं। उसके बाद चर्चा हुई इसके ऊपर पार्लियामेंट में, लोकसभा में, कि जिस कोरम को हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं, सर कोरम मतलब प्रथा, जिस बात को हम प्रथा को मानते हुए चले आ रहे हैं, आप उसकी अवहेलना कैसे कर सकते हो? फिर सुप्रीम कोर्ट गया मैटर, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई जो चीज़ फॉलो कर रहे हैं आप फॉलो कीजिए। उसके बाद अपॉइंट किया गया 2 एंग्लो इंडियंस को। क्लियर? ये अर्थ समझ गए, मतलब समझ गए। इसका मतलब क्या है? शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं है, मगर अगर एसएससी का एग्जाम है तो नो डाउट शक्ति राष्ट्रपति के पास है। अगर पीसीएस का एग्जाम है, मेंस लिखना है, तो राष्ट्रपति के पास नहीं है। शक्ति किसके पास है? मंत्रिपरिषद के पास। मंत्रिपरिषद बोलेगा कि इनको अपॉइंट कर दीजिए, राष्ट्रपति उन्हें अपॉइंट कर देगा। ये बात क्लियर हो गई। ये बात कहाँ है? आर्टिकल नंबर 331 में। अब सर इन्हें क्या कर दिया गया है? इन्हें रिमूव कर दिया गया है भारत के संविधान से। किस आर्टिकल का इस्तेमाल करके? आर्टिकल नंबर 334 का इस्तेमाल करके। ठीक, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस आर्टिकल, किस अनुच्छेद का इस्तेमाल करके इसे रिमूव कर दिया गया है, तो आप जवाब देंगे आर्टिकल नंबर 334 का इस्तेमाल करके इसे रिमूव कर दिया गया है। आर्टिकल नंबर 331 ही हो गया। अब एक आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 366 का, एक आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 366 का भाग 2। अब हमारे बीच कोई ऐसा विद्यार्थी भी होगा जो मेरे से नहीं पढ़ा होगा, तो एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीयों की परिभाषा भी नहीं समझता होगा। ठीक है, वो एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीयों की परिभाषा भी नहीं समझता होगा। एंग्लो इंडियन शब्द सुनने के बाद ना, जैसा मैं आप लोगों को जानता हूँ, आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो इमेज बनती होगी कि भाई हो सकता है वो अफ्रीकन पीपल हो, उन्हें हम एंग्लो इंडियन बोल रहे हैं। जिसने नया नया पढ़ना शुरू करा है, मैं गारंटी देता हूँ उसे तो नहीं पता होगा, वो यही मान के चलता होगा कि दे आर एंग्लो इंडियंस, ये आंग्ल भारतीय हैं।
ठीक है, ऐसा उसके मानसिकता होगी, उसको लगता होगा। मगर भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 366 का भाग 2 कहता है एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीयों की परिभाषा के बारे में। आंग्ल भारतीय की परिभाषा क्या है? आंग्ल भारतीय की परिभाषा है जिस व्यक्ति की माता का संबंध भारत से हो, जिस व्यक्ति की माता का संबंध भारत से हो और पिता का संबंध यूरोप से हो। और यूरोप कौन सा वाला सर? जिसमें आप ब्रिटेन को भी देखा करते थे, बाद में निकला ना, अभी बाहर एग्जिट किया है, ठीक है। ब्रिटेन, यूरोप कौन सा? जिसमें ब्रिटेन भी आया करता था। तो माता भारतीय, पिता यूरोपियन, उनकी संतानों को क्या कहा जाएगा? एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय। ये परिभाषा कहाँ लिखी हुई थी? आर्टिकल नंबर 366 के भाग 2 में ये परिभाषा लिखी हुई थी। ये पॉइंट क्लियर? ये पॉइंट समझ आ गया। अब सर लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन? 2 एंग्लो इंडियन। इसके अलावा विधानसभा, जिसे हम स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं, विधानसभा जिसे हम स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं, उसमें कितने एंग्लो इंडियंस? तो 1 एंग्लो इंडियन उसमें नॉमिनेट होता था। ये किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा। ये वाला पॉइंट भी क्लियर आ गया, ये वाला पॉइंट भी समझ आ गया, ठीक है। अब सर देखिए, यूपीएससी पीसीएस की आप तैयारी करेंगे, वहाँ आपको एग्जामिनर और ज़्यादा समझदार मिलेगा। एग्जाम में सवाल पूछा गया लिखने के बारे में कि आंग्ल भारतीय भारत के चुनाव, आंग्ल भारतीय भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालता है या नहीं, और अगर डालता है तो उसका नाम क्या है जिसने वोट डाला? ट्राई कीजिए फटाफट, चलिए जल्दी से। सर पीडीएफ सेंड कर देना जी, मैं बिल्कुल भेज दूंगा मोनिका मैम। और बताइए, चलिए ये वाला पॉइंट समझ आया। एक सवाल थोड़ा इसको और कंटेंट को आगे बढ़ा दिया, सवाल पूछ लिया। ये वाला आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल नंबर 334। आर्टिकल नंबर 330 में लिखा हुआ है लोकसभा में रिजर्वेशन। किसका रिजर्वेशन? एससी एसटीज का। एससी की कितनी सीटें हैं? 84। एसटी की नंबर ऑफ सीट्स कितनी मिलेंगी? 47। कुल मिला के कितनी मिल जाएंगी? 131। भारत का वो राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा एसटी की सीट्स हैं, मध्य प्रदेश। कुल मिला के कितनी सीट मिलनी चाहिए? 6 सीट्स आपको मिल जाएंगी मध्य प्रदेश में। आर्टिकल नंबर 330। 331 में एंग्लो इंडियन, 332 में आपको क्या मिल जाएगा? 332 में आपको मिल जाएगा विधानसभा में, विधानसभा में, ऊपर क्या था? लोकसभा। विधानसभा में एससी एसटीज को रिजर्वेशन। और 333 में क्या मिल जाएगा? एंग्लो इंडियन। कहाँ पर? विधानसभा में। 334 में क्या मिल जाएगा कि ऊपर लिखे गए आर्टिकल्स में, ऊपर लिखी गई चीज़ों में अगर बदलाव करना है तो किस आर्टिकल के माध्यम से बदलाव किया जाएगा, इसके आधार पे। ठीक, क्या आंग्ल भारतीय वोट डाल सकता है या नहीं? हाँ सर डाल सकता है। ठीक, भास्कर जी कह रहे हैं वोट नहीं दे सकता। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये वाला तो स्क्रीनशॉट ले लिया ना इसका? तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, उम्मीद करूंगा मैं। देखिए सवाल आता है कि आंग्ल भारतीय वोट डाल सकता है या नहीं डाल सकता? सर वोट डाल सकता है, एंग्लो इंडियन वोट डाल सकता है, एंग्लो इंडियन वोट डाल सकता है। देखिए आपको मैंने ना एक शब्द बोला, केवल एंग्लो इंडियन। आपको मैंने एक शब्द बोला एंग्लो इंडियन, केवल एंग्लो इंडियन। ध्यान से सुनना, ये समझ ही नहीं आता लोगों के, वरना मैंने केवल शब्द बोला एंग्लो इंडियन। मैंने कहीं पर ये बोला क्या कि एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। सर एंग्लो इंडियन एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, और इनकी कम्युनिटी है। जैसे मान लीजिए भाई हमारी एक कम्युनिटी है, जैसे अपनी एक कम्युनिटी है, ठीक है, मैं एसटी हूँ तो हमारी एक कम्युनिटी है। तो सर मेरी कम्युनिटी है, ये थोड़ी है कि वहाँ पे वो एसटी या फिर एससी हूँ, मैं एससी हूँ तो मेरी कोई कम्युनिटी है। अब आप ये थोड़ी मानेंगे अगर आप एससी हो तो सर आप तो नॉमिनेटेड है। सर मैं एससी हूँ, नॉमिनेटेड थोड़ी हूँ, वो तो कम्युनिटी है सर। नॉमिनेट जो अलग हुआ वो व्यक्ति है, अलग पर्सन है, उसका एक नाम है। इसी प्रकार से सर एंग्लो इंडियन एक कम्युनिटी है। इन्हें भारत में सबसे पहले रिजर्वेशन कब दी गई थी चुनावों में? भारत शासन अधिनियम, जिसे हम बोलेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, 1919 में, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड एक्ट, जिसमें भारत में पहली बार महिलाओं को मत डालने की रिजर्वेशन दी गई थी, परमिशन दी गई थी, रिजर्वेशन दी गई थी एक प्रकार से। सवाल यूपीएससी में आया है इस बार, ठीक, इस बार यूपीएससी में आया है ये सवाल प्री में कि महिलाओं को पहली बार वोट डालने का अधिकार कब दिया गया? 1919 में। सर ये मैंने पढ़ाया है, आप चैनल पे जाइए प्लेइंग विद जी के, उस पर मेरी पूरी क्लासेस होती थी पहले, वो मेरा ही चैनल था, अनअकैडमी ने बना के दिया था। पॉलिटी पढ़ाइए, 1919 पढ़ाया, 1935 पढ़ाया, 1919 में पूरे पॉइंट पढ़ाए ये वाले। सवाल यूपीएससी में आया इस बार, ठीक, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? भास्कर जी वही आप नहीं समझे, ठीक। तो ये क्या है? ये कम्युनिटी है। मैंने बोला ही नहीं कि राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेटेड है, कम्युनिटी है।
अब भाई एक पर्सन है, कम्युनिटी है, अगर आपसे पूछ लिया जाए एंग्लो इंडियन वोट डाल सकता है, आप बोलोगे सर बेशक डाल सकता है, एक्सेप्ट बस वो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेटेड हुआ वो पर्सन नहीं होना चाहिए, कि एक्सेप्ट वो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेटेड हुआ पर्सन नहीं होना चाहिए, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य नहीं होना चाहिए वो, केवल ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य नहीं होना चाहिए, बस ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब वोट डाल सकता है तो किसी ने वोट भी डाला होगा, डेफिनेटली वोट डाला है सर। सन 2011 में 2011 में एक व्यक्ति है जिनका नाम है डेरिक ओब्रायन, जिनका नाम है डेरिक ओब्रायन। डेरिक ओब्रायन एक व्यक्ति मिल जाएंगे सर, कौन है, एंग्लो इंडियन है सर। इनके द्वारा एक पूरा का पूरा रिपोर्ट पेश की गई है कि भारत में कुल मिला के कितने एंग्लो इंडियंस हैं और भारत सरकार कम गिन रही है। ये कब पेश की गई है रिपोर्ट, जब वो अमेंडमेंट हुआ है, इनको हटाया गया रिजर्वेशन को, तब। एंग्लो इंडियन है, किस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, किस पार्टी से संबंध रखते हैं सर, तृणमूल कांग्रेस से, टीएमसी से सर, टीएमसी पार्टी से बिलोंग करते हैं और भारत की राज्यसभा में आए थे, टीएमसी की तरफ से राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, एमपी थे राज्यसभा से, और भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में क्या किया, वोट डाला। पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी से फटाफट से। देखिए थ्योरी कोई नहीं पढ़ना चाहता, अब देख रहे हैं आप, थ्योरी कोई नहीं पढ़ना चाहता सर, उसे लगता है कि पैसे में ही पढ़ेंगे हम, तो फ्री में क्यों पढ़े। ठीक है भाई मत पढ़ो, हम क्या बोल सकते हैं, हम कौन होते हैं बोलने वाले तुम्हें कुछ। बहुत बढ़िया, सही है जी, अच्छी बात है, ये तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ठीक, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ, जल्दी से बताइए फटाफट। क्लियर या ऑल क्लियर, फटाफट। अरे कमेंट वमेंट तो करो, क्या नोट वोट कर रहे हो क्या। नहीं समझ आया तो बताइए, फिर दोबारा समझाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए सवाल का जवाब आप समझ गए होंगे, उम्मीद करूंगा इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। नंबर ऑफ सीट्स इन द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट मतलब राज्यसभा में सीटों की संख्या क्या है, राज्यसभा में सीटों की संख्या क्या है। चलिए जवाब दीजिए फटाफट से। बहुत बहुत शुक्रिया एसके जी। सर पढ़ना ही नहीं चाहते ये लोग सर, समझाने को मैं पूरी पॉलिटी खड़े खड़े सर 5 मिनट में समझा दूंगा। अगर तुम जीडी के लिए केवल तैयारी कर रहे हो ना, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, तुम 1 घंटे में तुम्हें क्लास करा दूंगा ना, 1 घंटे, अगर जीडी से संबंधित 1 घंटे केवल पॉलिटी के, तुम्हारे एग्जाम में ऐसा कोई पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं होगा जो जीडी में टिक नहीं हो पाएगा, रेलवे में टिक नहीं हो पाएगा, एमटीएस में, सीजीएल में टिक नहीं हो पाएगा, केवल 1 घंटे में, अगर आप लोग पढ़ना ही नहीं चाहते यार। टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा में कुल मिला के सीटों की संख्या कितनी है। वो आर्टिकल वो वाला ज़्यादा अच्छे से याद रख लेना, 330 वाला बन सकता है वो चांसेस, ठीक है। एक सवाल आपके लिए छोड़े देता हूँ, यहाँ पर मैंने बताया था एससी की सीटें कितनी हैं लोकसभा में, रिजर्व 84, एसटी की सीटें हैं कितनी 47, आप जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 131, कुल मिलाकर सीटें कितनी है 131। सबसे ज़्यादा एसटी की सीट्स कहाँ पर हैं, मध्य प्रदेश में, एमपी में। कितनी मिलेंगी, जितना मुझे याद है 6 सीट्स आपको मिल जाएंगी। सवाल ये है, पहले 131 से पहले ये सीटों की संख्या हुआ करती थी 120 या 121, 120 121 हुआ करती थी। किस संविधान संशोधन के माध्यम से एसटी एससीज की सीट को बढ़ाया गया था लोकसभा के रिजर्वेशन में। ये क्वेश्चन को नोट कर लेना, ज़रूर बताना कमेंट करके। क्लियर, सवाल का जवाब क्या है, ऑप्शन एक ही दे रखा है 250, यही टिक करना पड़ेगा आपको। सवाल का सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ लोकसभा हेल्ड, लोकसभा के पहले चुनाव कब करवाए गए थे। चलिए, लोकसभा के पहले चुनाव कब करवाए गए थे, फटाफट। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देने की कोशिश कीजिए। लोकसभा के पहले चुनाव कब करवाए गए थे, फर्स्ट इलेक्शन ऑफ लोकसभा। ऑप्शन है 15 अगस्त 1950, 15 अगस्त 1952, 13 मई 1952 या फिर 12 जनवरी 1953। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। अच्छा 15 अगस्त 1950, खालिद जी कह रहे हैं 15 अगस्त 1950। देखिए इसको समझने के लिए एक पॉइंट और समझ लीजिए,
पेन का कलर चेंज कर देता हूँ भाई। भारत में पहली बार इलेक्शन को कब आयोजित किया गया था? आज़ादी के बाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इलेक्शन आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली बार जनरल इलेक्शन कब हुए थे? आम चुनाव कब हुए थे? जनरल इलेक्शन ही बोला जाएगा, लोकसभा के चुनावों को आम इलेक्शन ही बोला जाएगा। कब हुए थे? शुरू हुए थे 26 अक्टूबर 1951 को। 26 अक्टूबर 1951 को चुनाव क्या हुए थे प्रारंभ? कब तक चले थे? ये चले थे 21 फरवरी 1952 तक। 21 फरवरी 1952 तक ये चुनाव चले थे। कुल मिलाकर कितने महीनों तक चुनाव चले थे? 4 महीने, 4 मंथ्स तक। कितने चरणों में चुनाव हुए थे? कितने फेसेस में चुनाव हुए थे? 64 चरणों में। कुल मिला के कितने फेसेस में चुनाव हुए थे? तो 64 चरणों में 64 फेसेस में चुनाव हुए थे। कुल मिला के कितने प्रतिशत, कितने लोगों ने वोटिंग लिस्ट में कितने लोगों का नाम था? वोटिंग लिस्ट में कितने लोगों का नाम था? तो सर वोटिंग लिस्ट में 17.32 करोड़ लोगों का नाम था। 17.32 करोड़ लोगों का नाम था। इसमें से कितने प्रतिशत ने वोट डाला? 44.44% लोगों ने इसमें से वोट डाला था, ठीक है। पहली लोकसभा का फर्स्ट सेशन कब हुआ? 13 मई 1952 को। इस आधार पे भी आप जवाब दे पाते, क्योंकि उसमें डेट आप समझ सकते हो कि कहाँ कौन सी पहले पड़ेगी, ठीक। क्लियर हो गया? चलिए, सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ये फैक्ट्स जो यहाँ पर लिखे हैं इनको याद रख लेना। जैसे CDS 2019 के एग्जाम में सवाल पूछा गया था कि 17वीं लोकसभा के चुनाव कितने चरणों में हुए, कितने फेसेस में हुए। 2019 CDS के एग्जाम में सवाल पूछा गया था 17th लोकसभा इलेक्शन, 17th लोकसभा इलेक्शन इन हाउ मैनी फेसेस? फेसेस का अर्थ क्या रहेगा? चरणों में। सर बहुत बड़ा भारत है, एक साथ इलेक्शन नहीं करवाए जाते। आपने देखा होगा कि भाई बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, 3 जगहों पर कुछ कुछ जगहों पर इन 3 जगहों में करा लिए गए। और बिहार में करवा लिए गए, झारखंड में करा लिए गए, मध्य प्रदेश में करा लिए गए, 5 जगहों में एक बार करा लिए गए। कुछ जगहों पर कुछ छोड़ दी, फिर साउथ की तरफ करा लिए गए, साउथ के साथ वेस्ट बंगाल। तो ऐसे करके अलग अलग चरणों में, एक साथ नहीं हो पाते सारे इलेक्शन, ठीक है ना। मैं विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूँ, लोकसभा की बात कर रहा हूँ। ऐसा थोड़ी है कि एक दिन तारीख लिखी जाएगी तुम्हें, 1 अक्टूबर की छुट्टी चुनाव, ऐसा थोड़ी होता है सर। अलग अलग करके चुनाव करवाए जाते हैं। लोकसभा के इलेक्शन कुछ दिन चलते हैं, एक दिन में नहीं हो जाते। तो कितने चरणों में, कितने फेसेस में चुनाव करवाए गए? सवाल यहाँ पर ये है, 7 चरणों में, 7 फेसेस में ये सवाल पूछा गया है। याद रखना, मैंने फर्स्ट फेज बता दिया और तुम्हें ये वाला फेज भी बता दिया। इसमें कितने वोटर्स थे? 91 करोड़ वोटर्स थे इसमें। कितने वोटर्स थे इसमें? 91 करोड़ वोटर्स थे। उसमें से कितने प्रतिशत ने वोट डाला? 67% ने वोट डाला, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? सवाल का जवाब है GV मावलंकर। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? GV मावलंकर। इनका पूरा नाम क्या था? गणेश वासुदेवन मावलंकर। डेप्यूटी स्पीकर कौन थे? A आयंगर। पहले डेप्यूटी स्पीकर कौन थे? तो A आयंगर थे पहले डेप्यूटी स्पीकर, क्लियर। इसके अलावा ये पहली स्पीकर थे जिनकी डेथ हो गई थी अपने पद पे ही। दूसरे मरने वाले थे BMC बालयोगी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर ऑफ लोकसभा? सबसे लंबे समय तक लोकसभा का स्पीकर कौन रहा? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सबसे लंबे समय तक कौन रहा लोकसभा का स्पीकर? फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए। लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर ऑफ लोकसभा बलराम झाकर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बलराम झाकर, ऑप्शन नंबर सी। 3 बार बने थे ये, 3 टाइम्स बने थे। तो बलराम झाकर सबसे लंबे समय तक स्पीकर ऑफ लोकसभा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी सेशंस आर हेल्ड इन ईयर इन लोकसभा? एक साल में कुल कितने सत्र करवाए जाते हैं लोकसभा में? 2 सत्र, 4 सत्र, 5 सत्र या 3 सत्र? चलिए विकास चौधरी जी, बहुत बढ़िया। कितने सत्र करवाए जाते हैं एक सभा में, एक साल में लोकसभा के अंदर? 1 सत्र, 2 सत्र या 3 सत्र? तो 3 सत्र। बजट सत्र, मॉनसून सत्र और विंटर सत्र। मिनिमम कितने करवाने आवश्यक हैं, मतलब कम से कम कितने कराने ज़रूरी हैं? तो 2 सेशंस मिनिमम कराने ज़रूरी हैं। कम से कम कितने कराने ज़रूरी हैं? तो कम से कम 2 सत्र कराने ज़रूरी है, मिनिमम सेशन 2 करवाने ज़रूरी हैं। इस पर कल बहुत लंबी छोड़ी थ्योरी समझाई है भाई,
बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी समझाई है इस पे कल एप्लीकेशन पे। तो किसी को अगर पढ़ना हो, किसी को क्लास लेनी हो, तो कल रात 9:15 क्लास हुई थी, उसे जाकर देख लेना अनअकैडमी लर्नर एप्लीकेशन पे। इसी डिस्क्रिप्शन में मेरी प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा, फॉलो करना और कल की वीडियो देख लेना। कम से कम 15 मिनट की एक्सप्लेनेशन इस पर दी है मैंने कल। ठीक, सवाल का सही जवाब यहाँ पर 3 रहेगा। हाउ मेनी सेशंस आर देयर इन हेल्ड इन द ईयर इन लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन बोथ द हाउसेस। किस राज्य में दोनों सदनों में सबसे अधिक प्रतिनिधि हैं। चलिए भाई, विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन बोथ हाउसेस। चलिए भाई, दोनों सदनों में सबसे ज़्यादा सदस्य हैं वहाँ पर। इस क्वेश्चन को ऐसा होना चाहिए, दोनों सदनों से सबसे ज़्यादा सदस्य हैं, ऐसा होना चाहिए। वैसे दोनों तरीके से ठीक पूछ रहा है वो। अगर विधानसभा की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा में 403 है, इसका 1/3 कर देंगे तो विधान परिषद बन जाएगी। ठीक, अगर हम बात करें राज्यसभा तो राज्यसभा में 31 मेंबर है। अगर हम बात करें लोकसभा की तो लोकसभा में मिलाकर कितने मेंबर्स हैं, 80 मेंबर्स। तो इस प्रकार से सवाल का जवाब सही है। सवाल का जवाब क्या है, उत्तर प्रदेश, यूपी। क्लियर। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। हु वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन के योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, डेप्यूटी चेयरमैन कौन थे। चलिए, पहले डेप्यूटी चेयरमैन कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे, सवाल यहाँ पर ये है। जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। हु वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, जवाहरलाल नेहरू, CM त्रिवेदी, अशोक मेहता या फिर गुलजारी लाल नंदा। सवाल का जवाब गुलजारी लाल नंदा है। प्लानिंग कमीशन की अगर हम बात करें, योजना आयोग की अगर हम बात करें, तो ये गैर संवैधानिक आयोग है। इसकी स्थापना की गई थी मार्च 1950 में KC नियोगी की रिकमेंडेशन पे, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ KC नियोगी, और इसके पहले अध्यक्ष भी आपको वही मिलेंगे। क्लियर। सवाल का सही जवाब क्या है, गुलजारी लाल नंदा। ठीक, पंचवर्षीय योजना के मिलेंगे वो आपको। ठीक है, चलिए जी, सवाल का सही जवाब क्या है, सवाल का सही जवाब गुलजारी लाल नंदा है। गुलजारी लाल नंदा भारत के पहले एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे, कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे, कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे। ये 2 बार एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने, कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। एक बार 27 मई 1964 को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया तब, एक बार जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हो गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हो गया, तब इन्हें बनाया गया क्या, गुलजारी लाल नंदा को एक्टिंग PM। और एक बार तब बनाया गया जब लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया, लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया। भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिनका देहांत भारत से बाहर हुआ था, ताशकंद में। मौजूदा समय में ताशकंद उज़्बेकिस्तान की राजधानी है। उस समय का किसका हिस्सा था, उस समय हिस्सा था USSR का। 10-11 जनवरी 1966 को इनका देहांत हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री का, जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया। भारत में कुल मिलाकर कितने हाई कोर्ट्स मौजूद हैं। चलिए, टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया, भारत में कुल मिलाकर कितने हाई कोर्ट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया, भारत में कुल मिलाकर कितने हाई कोर्ट्स हैं। सवाल का सही जवाब है 15 और 25। सवाल का सही जवाब क्या है, 25। लास्ट कहाँ पर बनाया गया था, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में 25वां बनाया गया था। पहला कौन सा था, कैलकाटा। कब बनाया गया था, 2 जुलाई 1862 को, 1861 अधिनियम के माध्यम से 1862 में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही सवाल आ गया। विच वन इज़ द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया। भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है। चलिए, भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है, ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया। भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट, सवाल का सही जवाब क्या रहेगा, कैलकाटा हाई कोर्ट, कलकत्ता उच्च न्यायालय सबसे पुराना मिल जाएगा आपको। ऑप्शन नंबर ए रहेगा सवाल का सही जवाब, कैलकाटा हाई कोर्ट मिल जाएगा आपको। इस सवाल का सही जवाब वर्ष कौन सा रहेगा, वर्ष रहेगा 1862, 1862। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हाई कोर्ट हैज़ द लार्जेस्ट ज्यूरिसडिक्शन इन टर्म्स ऑफ स्टेट।
राज्य के संदर्भ में किस उच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार सबसे बड़ा है? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, इन क्षेत्रों में इसका क्षेत्र अधिकार आपको नजर आएगा। सवाल का सही जवाब है गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर सी। विच हाईकोर्ट हैज़ द लार्जेस्ट, इसके अलावा असम तो हो ही जाएगा। विच हाईकोर्ट हैज़ द लार्जेस्ट जुरिडिक्शन इन टर्म्स ऑफ स्टेट, तो गुवाहाटी हाईकोर्ट का जो जुरिडिक्शन है सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में लगते हुए आपको नजर आएगा। सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है द सेकेंड लार्जेस्ट जुडिशियल कॉम्प्लेक्स इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा दूसरा न्यायिक परिसर कौन सा है? सबसे बड़ा आपको मिल जाएगा ब्रिटेन में। फर्स्ट नंबर पे कौन सा मिल जाएगा? फर्स्ट नंबर पे आपको ब्रिटेन में मिल जाएगा। सवाल है सेकंड नंबर पे कौन सा है, तो सेकंड नंबर पे आपको मिल जाएगा मद्रास हाई कोर्ट। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स क्षेत्र की दृष्टि मतलब जगह के हिसाब से वो देख रहा है कि बड़ा है, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग के हिसाब से। ठीक, इस सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? इस सवाल का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी। सर इन क्वेश्चंस को मैंने बहुत विस्तार से, बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ कल पढ़ाया है, समझाया है, मगर दोबारा क्यों पढ़ाने पड़ रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे बच्चे कल आए नहीं थे, एब्सेंट थे वहाँ, इसीलिए। अब आप सोच सकते हो 1 घंटे में भी 20 ही क्वेश्चन हुए हैं यहाँ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, व्हेन वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया? आज ही पढ़ाया, जवाब दीजिए। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? चलिए, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? फर्स्ट जनरल इलेक्शंस कब हुए थे भारत में? पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1951 में, 1951 में भारत में सबसे पहले आम चुनाव करवाए गए थे। ऑप्शन नंबर बी है सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली पर्सन हु हैड डिफीटेड इंदिरा गांधी इन लोकसभा इलेक्शन 1977, एकमात्र व्यक्ति जिसने लोकसभा चुनावों में इंदिरा गांधी को हराया था, उनका नाम क्या था? राम मनोहर लोहिया, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री या फिर राज नारायण? चलिए जी, सर एससी की वैकेंसी में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं ना, मतलब अगर दूसरे ग्रुप के लिए, अब मान लीजिए महिलाओं के लिए वैकेंसीज़ हैं तो उसमें पुरुष कैसे अप्लाई कर पाएंगे? इस प्रकार से आप समझ लीजिए, तो उससे आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा तरीका, ठीक है ना। मतलब जो वैकेंसीज जिनके लिए ऑलरेडी फिक्स कर दी हैं, तो उसमें आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे, इस तरीके से आप समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा आपको समझ आ जाएगा। ठीक, राजनारायण, बहुत बढ़िया। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है राजनारायण। कल बहुत सारे विद्यार्थियों ने इस सवाल का जवाब लाल बहादुर शास्त्री जी दिया था, जबकि लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया था 1966 में। ये बात हो रही है 77 की, 1977 की। तो इस आधार पे भी आप इजीली जवाब दे पाएंगे इस सवाल का। सवाल का जवाब राजनारायण, ऑप्शन नंबर डी है। हु होल्ड द रिकॉर्ड ऑफ विनिंग लोकसभा इलेक्शन विद हाईएस्ट मार्जिन ऑफ वोट्स? सबसे अधिक मतों के अंतर से चुनाव जीतने वाले का रिकॉर्ड किसके नाम है? 2019 में बदल गया है, मगर आप इस आधार पे जवाब दीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी, अनिल बासु, इंदिरा गांधी या फिर खगेन दास? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी से, इस सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? इस सवाल का सही जवाब है अनिल बासु, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस हिज रेजिग्नेशन लेटर टू? भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो आप जवाब देंगे उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपेंगे। अपना रेजिग्नेशन किसे देंगे? तो भारत के उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट को अपना त्यागपत्र दिया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन लोकसभा? अभी पढ़ाया है, आज ही पढ़ाया है, जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए, सबसे ज़्यादा सीट्स एसटीज़ के लिए कहाँ पे आरक्षित की गई हैं? शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कहाँ पर आरक्षित की गई हैं? सवाल यहाँ पर ये है, जवाब दीजिए फटाफट से भाई। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम या बिहार? विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स? सवाल का सही जवाब है मध्य प्रदेश। आज ही पढ़ाया मैंने कि लोकसभा में कितनी सीटों को रखा गया है। ठीक है जी, तो आप जवाब देंगे लोकसभा में सर सीटों की संख्या जो आरक्षित है एसटी के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, वो है 47। इसमें से 6 सीटें जितना मेरे को अंदाजा है आपको मिल जाएंगी मध्य प्रदेश में, एमपी में। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर इन इंडिया? भारत में सबसे लंबे समय तक किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री कौन रहा? चलिए, मध्य प्रदेश, एमपी। सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? सेकंड नंबर पे देखें तो ज्योति बासु होंगे,
21 साल तक मुख्यमंत्री रहे वेस्ट बंगाल में। इसके अलावा पवन कुमार चामलिंग आपको मिल जाएंगे फर्स्ट नंबर पे, 25 साल प्लस मिल जाएंगे, सिक्किम के। ठीक है, कहाँ के रहे? सिक्किम के रहे ये। सवाल का सही जवाब क्या है? पवन कुमार चामलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, विच स्टेट हैज़ नो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन? निम्नलिखित में से वो कौन सा राज्य है जिसमें पंचायत राज आपको नहीं नजर आएगा? चलिए फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए, सवाल इंपॉर्टेंट है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से, ये भी पूछा जाता है ये वाला सवाल एग्जाम में। बहुत बढ़िया, सुशील कुमार जी, सचिन जी, मोनिका जी, पवन जी। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पवन कुमार चामलिंग, बहुत बढ़िया। चलिए फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए। क्या रहेगा इस सवाल का सही जवाब? आर्टिकल नंबर 243 आपको पढ़ा रखा है, 243 से लेकर 243 ओ तक किसके बारे में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा? तो पंचायत के बारे में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा 243 से लेकर 243 ओ तक। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हाई कोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया डिक्लेयर्ड बांध एज इलीगल? भारत में पहली बार किस उच्च न्यायालय ने बंद को अवैध घोषित किया था? चलिए बताइए भाई, बंद को अवैध घोषित किया किसने? इलीगल घोषित किया बंद को। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? बंद को इलीगल घोषित करने वाला भारत का पहला कौन सा हाई कोर्ट था जिसने बंद को इलीगल घोषित किया कि भाई गैर कानूनी है, ये सही चीज़ नहीं है जो आप बंद कर रहे हैं, उस वो गैर कानूनी है, इलीगल है। तो सबसे पहले अवैध किसने घोषित किया? सवाल यहाँ पर ये है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट या फिर राजस्थान हाई कोर्ट। सवाल का सही जवाब क्या होगा? सवाल का सही जवाब बहुत बढ़िया, इलाहाबाद हाई कोर्ट। अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट भारत का ऐसा हाई कोर्ट है जहां पर सबसे ज़्यादा जजेस आपको बैठे हुए नजर आएंगे, 120 के आसपास। सवाल का सही जवाब केरल हाई कोर्ट है, ऑप्शन नंबर सी है। सवाल का सही जवाब केरल हाई कोर्ट है, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ केंद्रीय हिंदी समिति? केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? चलिए, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ केंद्रीय हिंदी समिति? केंद्रीय हिंदी समिति के चेयरमैन कौन होते हैं? सतीश कुमार दास जी, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए फटाफट जवाब दीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। आ सकता है एग्जाम में ये सवाल, डायरेक्ट आ सकता है आपके एग्जाम में ये वाला सवाल, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन रहेंगे? क्या रहेगा इस सवाल का सही जवाब? HRD मिनिस्टर, बहुत बढ़िया। सवाल का सही जवाब प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है, ऑप्शन नंबर सी है। सवाल का सही जवाब क्या है? प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर सी है सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इन इंडिया केम सक्सेसफुली इनटू फोर्स इन? भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम पूरी तरह से लागू हुआ था कब? अक्टूबर 2008, जून 2005, जुलाई 2005 या फिर अक्टूबर 2005? चलिए फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? तारीख मेरे ख्याल से आपको 12 अक्टूबर मिल जाएगी। ठीक है, वैसे 15 जून 2005 के आसपास ये लागू कर दिया गया। ये दो बार आपको इसकी दो डेट्स नज़र आएंगी, ऐसा क्यों है? एक तो 12 अक्टूबर मिल जाएगी, 12 अक्टूबर 2005 एक डेट आपको मिल जाएगी, इसकी दो डेट्स क्यों नज़र आएंगी? ऐसा क्यों है? एक तारीख को मतलब हो नहीं पाया था क्या काम? दो डेट्स क्यों नज़र आएंगी इसकी? सवाल का सही जवाब तो अक्टूबर 2005 है, ऑप्शन नंबर डी है, मगर दो डेट्स क्यों नज़र आएंगी? क्योंकि सर एकदम जब इम्प्लीमेंट कर दिया गया इसे, तो जितने ऑफिसेस थे, गवर्नमेंट ऑफिसेस थे, उन्होंने समय मांगा था कि हमें टाइम दीजिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए, ताकि अगर मान लीजिए कल को किसी ने आके कोई भी चीज़ पूछ ली कि भाई मेरा ये सवाल है आप जवाब दीजिए, तो हम उनको एकदम जवाब कैसे देंगे? तो हमें थोड़ा समय दीजिए ताकि हम अपने पास इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रख लें। इसीलिए 120 दिनों का समय दिया गया था राइट टू इन्फॉर्मेशन को लागू करने के बाद दोबारा लागू होने के लिए। क्लियर? बहुत लंबा, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है राइट टू इन्फॉर्मेशन। अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो मैं पढ़ा दूंगा। ठीक, सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इन इंडिया अप्लाइज टू ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी एक्सेप्ट? कहाँ पर लागू नहीं हुआ था? सवाल ये है। चलिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन कहाँ पर लागू नहीं हुआ था? थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ये तो मान लीजिए वहीं लागू नहीं होता था, बस ऐसा ही है। ये तो बस ऐसा है कि वहीं पर लागू नहीं होता था, उसके अलावा तो हर जगह लागू ऑटोमेटिक कर लिए ही दिया जाता था ये। सवाल का सही जवाब क्या होगा? सवाल का सही जवाब होगा जम्मू और कश्मीर।
एक्सेप्ट कहाँ पर लागू नहीं हुआ था, यहाँ को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली, किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी विधानसभा है। बेसिक सवाल, एकदम बच्चा सवाल है। भारत में सबसे बड़ी विधानसभा कहाँ पर मौजूद है, चलिए भारत में सबसे बड़ी विधानसभा कहाँ पर मौजूद है। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, सवाल का सही जवाब रहेगा उत्तर प्रदेश। चुनाव होने वाले हैं तो आप समझ सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 403 सीटें हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना की गई थी 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम के द्वारा। उसके पहले अध्यक्ष कौन थे, चलिए दादा भाई नौरोजी, एम के गांधी, जॉर्ज येले, ये एकमात्र इंग्लिश थे जो कि अध्यक्ष बने थे, जॉर्ज येले, या फिर डब्ल्यू सी बैनर्जी। तो सवाल का सही जवाब क्या रहेगा, उमेश चंद्र बैनर्जी, डब्ल्यू सी बैनर्जी सवाल का सही जवाब है। पहले अध्यक्ष ये थे। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, जवाब दीजिए। फर्स्ट मुस्लिम हेड ऑफ आईएनसी, आईएनसी के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, इस सवाल का जवाब भी दे दीजिए, अच्छा बनेगा ये सवाल भी। चलिए ठीक है, मुस्लिम हेड वाला क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, ये सवाल आ सकता है। बदरुद्दीन तैयब जी आपको मिल जाएंगे पहले मुस्लिम हेड, ठीक है। बदरुद्दीन तैयब जी वाला सवाल भी याद रखना, उस सवाल के चांसेस हैं। डब्ल्यू सी बैनर्जी पहले अध्यक्ष थे, स्थापना करवाई गई एओ ह्यूम के द्वारा, ठीक है जी। जॉर्ज येले आपको एकमात्र इंग्लिश मिल जाएंगे। महात्मा गांधी एक बार बने थे बेलगाम सेशन में, ठीक है ना, बेलगाम सेशन में महात्मा गांधी एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। दादा भाई नौरोजी ओल्डेस्ट इसके अध्यक्ष रहे हैं, मतलब सबसे ज़्यादा उम्र के अगर पूछ जाए, यंगेस्ट पूछ जाए तो कौन होंगे, यंगेस्ट पूछ जाए तो कौन होंगे, अगर ओल्डेस्ट पूछ जाए तो दादा भाई नौरोजी। कितनी बार बने, 3 बार बने थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है। तो अगर यंगेस्ट पूछ जाए तो अबुल कलाम साहब, ठीक है। बदरुद्दीन तैयब जी वाला भी हो गया, सारे पॉइंट हो गए जितने बन सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। मिनिमम एज टू रिक्वायर्ड कॉन्टेस्ट फॉर द लोकसभा इलेक्शन, बताइए भाई लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है। 30 साल, 35 साल, 28 साल या फिर 25 साल। न्यूनतम आयु क्या है चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा की, अबुल कलाम आज़ाद जी, बहुत बढ़िया। कुंदन सैनी जी बहुत बहुत स्वागत है सर, पूरी की पूरी ट्रेन निकल गई फलों से भरी हुई और आप लेट आए हैं सर, ठीक है। क्लास को बीच में एक बार दोबारा देख लेना जो भी नया जुड़ा है लास्ट में, क्योंकि बहुत सारी एक्सप्लेनेशन देके मैंने पढ़ाया है सर। सवाल का सही जवाब क्या है, सवाल का सही जवाब है 25 साल। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु क्या होगी, मिनिमम एज क्या होगी। मिनिमम एज टू बिकेम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिनिमम एज टू बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पीएम ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होगी, इस सवाल का जवाब दीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट फॉर द प्रेसिडेंटशिप इन इंडिया, भारत में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है। 30 साल, 35 साल, 28 साल या 25 साल। चलिए प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु आप बता रहे हैं 35 साल है, बहुत बढ़िया, बहुत सही। चलिए जी, संदीप जी कह रहे हैं 35 साल है, राखी जी बी, बहुत बढ़िया। प्रधानमंत्री बनने के लिए एज पूछ रहा हूँ सर, अब प्रधानमंत्री बनने की एज क्या है। मिनिमम एज टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एज मेंशन नहीं है भारत के संविधान में, ठीक है। लोकसभा से बनेंगे तो 25 साल होगी, राज्यसभा से बनेंगे तो 30 साल होगी। और सर एक कंडीशन ये भी कहती है भारत के प्रधानमंत्री के लिए, यहाँ से भी मेंबर नहीं है, यहाँ से भी मेंबर नहीं है, फिर भी 6 महीने तक प्रधानमंत्री रह सकते हैं। तो सर अगर रिटर्न वाला पेपर आ जाए तो आपको एक्सप्लेनेशन पूरी देनी पड़ेगी। अगर एसएससी में पूछ लिया जाए कि प्रधानमंत्री बनने के लिए राज्यसभा से न्यूनतम आयु क्या है तो 30 साल, प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा से आयु क्या है तो 25 साल, वैसे आयु क्या है नॉट फिक्स्ड, ठीक। सवाल का सही जवाब क्या है 35 साल, 35 ईयर्स। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए, राज्यपाल का चुनाव लड़ने के लिए, तीनों के लिए आयु आपको मिल जाएगी 35 साल, ठीक है। अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति में 2 चीज़ें आपको दिखाएगा, एक तो दिखाएगा सर क्वालिफिकेशन,
एक तो आपको दिखाएगा क्वालिफिकेशन जिसे हम योग्यता बोलते हैं, और एक आपको दिखाएगा शर्त। एक तो योग्यता, एक शर्त, दो चीज़ें दिखाएगा राष्ट्रपति के लिए। पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ाएंगे फिर इसके बारे में आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट फॉर राज्यसभा। राज्यसभा से चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या होगी? 30 साल, 35 साल, 28 साल या फिर 25 साल? चलिए, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे बनते हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा, और हम पढ़ते चले जाते हैं मगर कभी ये वाला पॉइंट ही नहीं समझते कि शर्त और योग्यता में क्या अंतर है। सर पहले योग्यता पूरी करनी पड़ेगी आपको। पहले मान लीजिए आपको मैंने बोला कि आपको एसएससी का पेपर देना है, पहले आपको एसएससी का पेपर देने के लिए क्वालिफाई भी तो होना पड़ेगा। फिर शर्त ये है कि मैं आपको ज्वाइनिंग दूंगा दिल्ली में या महाराष्ट्र में। सर वो शर्त है कि आपको ज्वाइनिंग मिलेगी दिल्ली या महाराष्ट्र में। पहले क्वालिफिकेशन तो पूरी करिए। अब आप हैं नहीं ग्रेजुएट, पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट थी, समझ रहे हो? तो पहले आप योग्यता साबित कीजिए। क्या क्या योग्यता है? आपकी आयु होनी चाहिए 35 साल, ठीक है, आप भारत के नागरिक होने चाहिए। तो ये दो योग्यता मेनली तो रहेंगी, ठीक है। इसके अलावा किसी अन्य लाभ के पद पे नहीं होने चाहिए, नो अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, एक ये और आप मान सकते हैं, ठीक। शर्त क्या है? सर शर्त ये है वो 50-50 मेंबर्स के जो सिग्नेचर कराने होंगे, ठीक है, 50-50 मेंबर के जो सिग्नेचर कराने होंगे। 15,000 जमा कराने पड़ेंगे। कहाँ पर? तो आप बोलोगे सर आरबीआई में। ये शर्त है। अब ये शर्त पूरी करने के लिए आपको पहले योग्यता पूरी करनी पड़ेगी। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है 30 साल, 30 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गॉट भारत रत्न अवार्ड बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार किसे मिला था? चलिए जवाब दीजिए भाई, ठीक, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए जल्दी से। भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार किससे मिला था? डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब को, राजेंद्र प्रसाद साहब को, डॉक्टर वीवी गिरी को, या फिर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को? चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं आएगा तो सर आपकी सबसे बड़ी भूल होगी साबित ये। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये तो नहीं आएगा, चलिए जी, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए। 33rd नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ये तो भला मानिए उसने जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं था ऑप्शन में, ठीक। भारत का हु गॉट भारत रत्न अवार्ड बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का पुरस्कार किसे मिला था? जाकिर हुसैन साहब को। ऑप्शन नंबर ए रहेगा सवाल का सही जवाब। सर राजेंद्र प्रसाद जी को तो मिला बाद में था, ठीक है, राष्ट्रपति तो पहले। अब आप एक बात खुद सोचिए, जो बच्चा राजेंद्र प्रसाद जी दे रहा है, बी और सी को तो छोड़ दीजिए, जो बच्चा राजेंद्र प्रसाद जी दे रहा है, आप नॉर्मली देखिए। सर राजेंद्र प्रसाद कब बने भारत के राष्ट्रपति? 1950, 1950 से। चुनाव के माध्यम से देखोगे 1952, 1952, 52 से ही मान लो। तो सर भारत के राष्ट्रपति 1952 में बने, और भारत रत्न कब शुरू हुआ? 1954 में। तो कन्फ्लिक्ट रहेगा ना, समझ रहे हो? चलिए जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी members of Anglo-Indian community can be nominated by the president to parliament। राष्ट्रपति द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों की नामित किया जा सकता है? 34th क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर। चलिए, ये पूरा का पूरा थ्योरी पढ़ाइए इसके बारे में। तो आज कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करेगा? आर्टिकल नंबर 331 में लिखा है कि 2 मेंबर्स को नॉमिनेट करेगा राष्ट्रपति। किसकी रिकमेंडेशन पे? ऑन द रिटर्न रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एंग्लो इंडियन की डेफिनेशन लिखी हुई है आर्टिकल नंबर 366 के भाग 2 में। यहाँ परिभाषा लिखी हुई है, यहाँ लिखा हुआ है 2 को नॉमिनेट करेगा। सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सीट्स हैव बीन रिजर्व फॉर द यूनियन टेरिटरीज इन द लोकसभा। वैसे ये क्वेश्चन चैलेंजेबल है, मगर अभी सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी 20 रहेगा। जम्मू कश्मीर को मैं कंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, मतलब यूनियन टेरिटरी के आधार पे नहीं कंसीडर कर रहा हूँ, इस आधार पे सवाल का जवाब 20 में एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक, क्लियर। 35th नंबर का क्वेश्चन समझ आ गया। सवाल का जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी 20। चलिए, एक सवाल आपको होमवर्क के रूप में दे देता हूँ। ये आपका होमवर्क है। मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशन, 2 सत्रों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा कितना अंतर हो सकता है? मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशंस, ज़्यादा से ज़्यादा कितना अंतर हो सकता है 2 सत्रों के बीच? ठीक, इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे देंगे। बस अभी के लिए इतना ही रखते हैं। मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि बहुत सारी चीज़ों को मैं आपको समझा पाऊँ। जैसे कि मैक्सिमम गैप वाला सेशन जो हो गया ना,
सर इसकी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्लेनेशन दी है मैंने रात को क्लास में, 15 मिनट के आसपास ढंग से एक्सप्लेनेशन दी है पूरी, कि कहाँ लिखा हुआ है, कब लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, कौन सी परिस्थिति होगी, उस परिस्थिति में क्या राष्ट्रपति जारी करेगा, सब कुछ रात को समझाया मैंने। ठीक, तो अगर किसी को थ्योरी वाला पोर्शन पढ़ना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का, वहाँ जाइए। रात 9:15 बजे कल क्लास ली थी, उसको देख लीजिए, सारे कॉन्सेप्ट सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे पॉलिटी के रिलेटेड। ठीक, क्लास अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।